ओम 2 दिसंबर 2023 आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। योगेश्वर प्रसाद सती जी हैं चमोली उत्तराखंड से, और ऑस्ट्रेलिया से सपना जी जुड़ी हैं, सिडनी से दीपक जी जुड़ी हैं और सोनू जी जुड़ी हैं। बहुत सारे लोग और हैं जिनका एक सवाल है अपार आईडी को लेकर कि आप अपार आईडी कार्ड का विरोध कीजिए। लेकिन अपार आईडी कार्ड का मैं विरोध क्यों करता हूं, इसको जानने के पहले आपको जानना पड़ेगा कि अपार आईडी है क्या, सरकार ने इसे क्यों लॉन्च किया है और उसका प्रोग्राम प्लान क्या है, यह समझना पड़ेगा आपको, तभी उसका आप विरोध कर पाएंगे। तो जिन लोगों का यह सवाल है, देश विदेश लोगों का यह सवाल है, जिनके मन में ये चल रहा है कि भारत में क्या हो रहा है अपार आईडी को लेकर के, किस तरीके से, और ये अपार आईडी कार्ड जो है ये भारत में ही नहीं, नेपाल में भी बन रहा है, बर्मा में भी बन रहा है, पाकिस्तान में भी बन रहा है, दुनिया के तमाम देशों में ये बन रहा है। ये है क्या अपार आईडी, इसके बारे में आपको बताता हूं। भारत में देखिए दो चीजें हैं, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा है भारत सरकार। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, यानी केंद्र सरकार और भारत सरकार का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार यानी सेंट्रल बैंक अलग हो जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यानी भारत सरकार से। क्यों? क्योंकि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो किसी प्रकार का इस देश में संस्था और संगठन नहीं है इस देश में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी अगर करे तो वो समझिए कि ये सरकार नहीं कर रही है, ये कोई प्राइवेट संस्था कर रही है। तो विनय पांडे जी जुड़ गए हैं, शायद आपका भी सवाल ये था, तो आज आपका ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा। इसमें तीन चीजें आपको ध्यान रखने की बात है कि सरकार ने तीन चीजों को लॉन्च किया है। एक तो है अपार आईडी कार्ड, और दूसरा है डिजिटल अकाउंट नंबर, और तीसरा एबीसी बैंक, जिसको बोलते हैं एबीसी बैंक का क्या नाम है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ये है। तो तीन चीजों पर मैं बात करूंगा और पूरा अपार आईडी क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने क्या किया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार यह अपार आईडी कार्ड का कानून बनाया है, ठीक है। और उसने तीन चीजों को लॉन्च किया है। पहला नंबर में अपार आईडी कार्ड माने APAAR, इसका मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है, ये बताऊंगा कि क्या है। दूसरा चीज है डिजी लॉकर, यानी डिजी लॉकर में एक खाता आपका होगा, और उस खाता में आप जैसे आप बैंक अकाउंट में खाता खुलवाते हैं बैंक में, तो आपको केवाईसी करनी पड़ती है, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको देनी पड़ती है, अपना पूरा डिटेल देना पड़ता है और पहचान पत्र देना पड़ता है, तब आपका केवाईसी होता है। उसी तरीका से डिजी जो लॉकर है वो भी एक तरीका का अकाउंट ही होगा जिसको आपको केवाईसी आपको करवाना पड़ेगा। तो ये दूसरा उन्होंने दिया है। और तीसरा उन्होंने दिया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, यानी एबीसी बैंक, इसको याद रखिएगा। एक नया प्रकार का एबीसी बैंक भी है जो अपार आईडी कार्ड से जुड़ा रहेगा। तो ऐसे एक त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज पे आपका आधार एक त्रिभुज के कोना पे क्या है, अपार आईडी है, दूसरे त्रिभुज के कोना पे क्या है, वो आपका डिजिटल लॉकर अकाउंट नंबर है, और त्रिभुज के जो तीसरे कोना है उसमें आपका है एबीसी बैंक, ठीक है। और बीच में क्या है, वो आंख है, यानी तीनों पर ये नजर गड़ाए रखेगा। इसके बारे में और आगे बताते हैं कि ये सरकार क्या प्रलोभन दे रही है कि इसको बनवाने से क्या। सरकार का पॉलिसी है 1 नेशन 1 स्टूडेंट 1 स्टूडेंट आईडी कार्ड,
वन यूनिक नंबर, यानी वन अद्वितीय नंबर, और उसको बोलते हैं अपार आईडी, यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, इसमें सरकार कहती है कि जैसे ही, और ये किसके लिए है, अगर बच्चा नर्सरी क्लास में है तो उसको भी बनवाई जाएगी, अगर बच्चा मिडिल स्कूल में पढ़ता है उसको भी बनवाई जाएगी, अगर बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ता है तो भी बनवाई जाएगी, अगर आप एमए की डिग्री कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं तो भी इसको बनवाने के लिए ये सरकार बोल रही है। ये स्वैच्छिक है, जैसे वैक्सीन स्वैच्छिक था उसी तरीके से सरकार बोल रही है कि हमने इसको स्वैच्छिक किया है, आप चाहे तो बनवा सकते हैं और ना चाहे तो आप नहीं बनवा सकते हैं। थोड़ा और ऊपर आते हैं, सरकार कहती है कि ये अपार आईडी के माध्यम से आपका बच्चा जो कुछ भी एकेडमिक चीजें करेगा, जैसे मान लीजिए कि पहला क्लास में उसने 92% ले आया, ठीक है, तो ये अपार आईडी में जुड़ जाएगा कि पहला क्लास में उसने 92% लेके आया, दूसरा क्लास में जब गया तो 98% लेके आया, तो ये अपार आईडी कार्ड में जुड़ जाएगा कि भैया 98। इसी तरीके से जितने भी आपके मार्क्स आएंगे वो सारा का सारा डाटा इस अपार आईडी कार्ड से माध्यम से आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, पहला नंबर यानी स्कूल का शिक्षा में जो भी आप प्राप्त करते हैं उस इस अपार आईडी कार्ड से जुड़ेगा। दूसरा नंबर में कहती है सरकार कि बच्चे जितने भी चीजें करता है एक्टिविटी, क्या, जैसे मान के चलिए बच्चा क्रिकेट खेलता है या फिर फुटबॉल खेलता है या चेस खेलता है, ठीक है, तो जब एक स्कूल का दूसरे स्कूल से जब मैच होगा तो उस मैच के दौरान अगर बच्चा, अगर एक मैच अगर होता है और उसमें 5 विकेट लेता है तो ये उसकी उपलब्धि है कि उसने 5 विकेट लिया, तो ये उपलब्धि वो अपार आईडी कार्ड से जुड़ जाएगी। मान लीजिए कि कोई ब्लॉक है, उस ब्लॉक में बहुत सारे स्कूल हैं और उसमें खेल खिलाया जा रहा है, उसमें बच्चा का प्रोत्साहन देने के लिए अगर बच्चा ने फुटबॉल खेला और उसमें 5 गोल लगाया तो वो 5 गोल जो लगाया उसका अपना क्या है, उपलब्धि है, तो ये उपलब्धि जो है वो अपार आईडी कार्ड में जोड़ दिया जाएगा। यानी बच्चा कुछ भी करे, खेल कूद करे, कसरत करे या फिर योगा करे, या फिर बच्चा को अगर यात्रा पर ले जाए स्कूल कि चलो मैं गया घुमा कर लेके आता हूं और वो गया में ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, तो बच्चा अगर गया में प्रोग्राम करने के लिए जाएगा तो ये भी चीजें अपार आईडी से जुड़ी जाएगी कि हाँ भाई बच्चा इतने तारीख को यहाँ गया में गया था और ये उसने चीज किया और देखा। अगर बच्चा भाषण देता है, मान के चलिए ब्लॉक लेवल पर या जिला लेवल पर या फिर माने स्टेट लेवल पर अगर भाषण देता है या भाषण देने के बाद में जब पुरस्कृत होता है कि भैया तुमने अच्छा कविता बोला चाहे अच्छा भाषण दिया, तो वो उसका एक क्रेडिट बनेगा। क्रेडिट तो छोड़िए ना, वो भाषण में जो पुरस्कार दिया जाएगा, मान लीजिए कि XYZ कुछ भी नाम से दिया जाता है, तो वो चीजें अपार आईडी कार्ड से जोड़ी जाएगी। यानी आपके स्कूल में जितने भी एक्टिविटी होंगे वो सारे के सारे अपार आईडी कार्ड से जोड़ी जाएगी। ठीक है, सरकार ये कहता है कि बच्चा आपका जो भी क्रिया करता है स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर, जैसे घर में किसी भी तरह का काम कर दिया, कोई खाना बना दिया, कोई खाना का रेसिपी बना दिया, मान लीजिए कि रसगुल्ला बनाने का एक फार्मूला है, लेकिन उस रसगुल्ला को बनाने के लिए कुछ अलग से फार्मूला अपने आप से जोड़ा और उस रसगुल्ले में खुशबू लेके आ गया कि भाई दुकान है, मान लीजिए कि कोई रोड है और रोड से 10 कदम दूर है कोई मकान, ठीक है, और वहां से रसगुल्ले की खुशबू आ रही है, तो यहाँ से लोग रसगुल्ले के खुशबू देख करके और जाएंगे दुकान में रसगुल्ला किनेंगे और खाएंगे। तो उसने कुछ नया काम कर दिया, तो नया काम अगर कर दिया तो ये भी अपार आईडी कार्ड से उसको जोड़ी जाएगी कि इस बच्चा ने एक उपलब्धि किया है, उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा, तो उसका जो भी क्रेडिट बनता है वो अपार आईडी कार्ड से जोड़ी जाएगी। ठीक है, आगे सरकार कहती है
शैक्षणिक डाटा हो गया, सोशल स्कोर हो गया कि समाज में अगर बच्चा काम करता है, जैसे मान लीजिए कि बच्चा ने कोई एक पेड़ लगा दिया। अब पेड़ बच्चा ने लगा दिया तो स्कूल के मास्टर साहब उसका फोटो मंगाएंगे, ठीक है, कि फोटो लाओ भाई, पेड़ तुमने रोप दिया। तो स्कूल में जब वो फोटो देगा तो फोटो के साथ में अपार आईडी कार्ड से उसको जोड़ दी जाएगी कि बच्चा ने एक अच्छा काम किया, उसका एक अंक भी दिया जाएगा कि तुमने समाज में अच्छा काम किया, तो सोशल स्कोर एक अंक भी दिया जाएगा उसके साथ में। सरकार आगे कहती है कि इसके अलावा हाँ, ये सरकार कहती है कि ये जो अपार आईडी कार्ड है ये 12 नंबर का होगा। जैसे 16 नंबर का आपका ये होता है, आधार कार्ड पे एक अंक लिखा होता है, उसी तरीका से अपार आईडी पर भी एक अंक लिखा होगा, 12 अंकों का होगा। और सरकार कहती है कि वो अद्वितीय होगा और एक पहचान होगी। और किस प्रकार से पहचान होगी? जैसे सरकार कहती है कि जिस प्रकार से मोटरसाइकिल है या आपके पास कार है तो कार का एक लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है, कार का एक लाइसेंस लेना पड़ता है रखने के लिए। और जैसे ही आप मोटरसाइकिल कार व्हीकल्स खरीदेंगे तो एक लाइसेंस के रूप में आपको मिल जाएगा कुछ नंबर, वो नंबर उसका होगा, आपके कार का, आपके बाइक का। उसी तरीका से ये अपार आईडी कार्ड का ये जो 12 अंक है ना, ये किसका अंक है? ये यूनिवर्सल है, हमेशा दुनिया में हर जगह चलेगा। और ये उस बालक के लिए ये अपार आईडी कार्ड है, ठीक है। यानी कि इसको एक शब्द में समझना है तो ये समझिए कि जैसे बाइक का एक नंबर होता है, उसी तरीका से मनुष्य का भी, स्टूडेंट का भी एक नंबर होगा और उसको बोलते हैं अपार आईडी नंबर। सरकार कहती है कि ये जो पहचान होगा ये कभी बदला नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बाइक है या आपके कार का नंबर एक बार आपको मिल गया और फिर आप आवेदन लगाएंगे कि नहीं भाई ये तो सूट नहीं करता है, ऐसा कीजिए कि बाइक का नंबर मेरा बदल दीजिए, तो वो बदलता नहीं है। उसी तरीका से एक बार अगर ये अद्वितीय नंबर आपको मिल गया तो वो फिर दोबारा कभी बदला नहीं जाएगा। अब इसके आगे कहता है कि 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी कार्ड को आधार कार्ड से आपको जोड़ा जाएगा, आपके पैन कार्ड से जोड़ा जाएगा, आपके पहचान कार्ड से जोड़ा जाएगा और जरूरी जितने भी सरकारी कागज हैं उन सारे कागजात के साथ इस अपार आईडी कार्ड को जोड़ा जाएगा। और जो भविष्य में आने वाली है कार्डें या पहचान के तौर पे या दस्तावेजें आने वाली हैं उससे भी ये जोड़ा जाएगा। मतलब कल को अगर सरकार कह दे कि भैया मैं आरएफ चिप आईडी लेके आ रहा हूँ या फिर माइंड चिप लेके आ रहा हूँ, तो आप ये अपार आईडी कार्ड आरएफ चिप आईडी के साथ भी जुड़ेगा, ये जो अपार आईडी है वो माइंड चिप के साथ भी जुड़ेगा। और इसके अलावा भी अगर सरकार अगर कुछ लेके आती है पहचान संख्या या कुछ डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ भी ये जोड़ा जाएगा। अब आगे कहती है सरकार कि ये अपार कार्ड एजुकेशन इकोसिस्टम, ठीक है, को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें एक जो होगा ईडू लॉकर होगा, ईडू लॉकर माने एजुकेशन लॉकर होगा, ठीक है। एजुकेशन लॉकर यानी एक फाइल है, अपार आईडी कार्ड के अंदर एक फाइल है, उस फाइल को बोलते हैं एडी लॉकर। और उस लॉकर में आपके जितने भी सरकार कहती है कि जितने भी आपकी एक्टिविटी हैं वो सारे के सारे चीज उसमें होंगे। जैसे मान के चलिए, जैसे आप सिर्फ बैंक में आप जाइए, बैंक वाला क्या करता है, कहता है कि बस कुछ नहीं लगाना, एक अंगूठा लगाइए, बस पैसा आपके हाथ में मैं दे दूंगा। तो आपने क्या किया, एक अंगूठा को आपने प्रेस किया, ठीक है, स्कैनर पर, उसने वेबसाइट पर गया बैंकर्स और देख लिया कि आपके आधार कार्ड में जो है वो कौन कौन से बैंक से जुड़े हैं और कौन कौन से बैंक में कितना कितना आपको रुपया है, ठीक है। और उसके माध्यम से आपको पैसे निकाल करके आपको दे देता है, ऑटोमेटिक खाते से पैसे निकल जाते हैं। उसी तरीका से एडू लॉकर है। एडू लॉकर का मतलब अपार आईडी कार्ड में एक फाइल है, ठीक है, उसमें आपका सारा इंफॉर्मेशन रहेगा। जैसे आप
आपका अगर बिहेवियर अच्छा है तो स्कूल में एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको कि हाँ भाई पहला क्लास में ये बच्चा पढ़ा था, इसका बिहेवियर ठीक है। तो ये जो बिहेवियर ठीक है उसका सर्टिफिकेट आपको ईडीयू लॉकर में सुरक्षित रहेगा। और ये जो सर्टिफिकेट है वो कभी भी देखा जा सकता है, माने 1 साल के बाद भी देखा जा सकता है और 50 साल के बाद भी देखा जा सकता है, वो आपका सुरक्षित रहेगा। तो ये है एडू लॉकर। हमने कहा कि जैसे आप पेड़ लगाते हैं या समाज में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो आपने काम किया ये सब एडू लॉकर में फाइल में सुरक्षित रहेगा, वो कभी भी कोई देख सकता है। आपको अगर जॉब लेनी है तो जब आप जाएंगे जॉब लेने के लिए तो सिर्फ वो मांगेगा कि अपना अपार आईडी दीजिए। तो जैसे ही अपार आईडी आप देंगे तो लैपटॉप पे खोल लेगा और फिर ये डिजी लॉकर को खोलेगा। तो आपका पूरा हिस्ट्री निकल के आएगा कि पहला क्लास में क्या किया, दूसरा क्लास में क्या किया, तीसरा क्लास में क्या किया, आपको खेल पसंद है कि खाना पसंद है कि टीवी देखना पसंद है कि घूमना पसंद है, आपका रैंकिंग क्या है, आपने कौन से मैच में कितना विकेट लिया था, अभी तक आपने कितना खेल खेल चुका है, माने 100 गो मैच खेला है कि 200 मैच खेला है, उसमें कितना विकेट ले चुके हैं, कितना कैच ले चुके हैं, आप बैटिंग करते हैं कि बॉलिंग करते हैं, कि आप स्पिनर हैं कि फास्टर हैं, वो सारा चीज उसमें उस अपार आईडी कार्ड के माध्यम से वो जांच कर लेगा। तो नौकरी मिलने में आसानी होगी, ऐसा सरकार बोल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा आगे आते हैं। डिजी लॉकर मैंने बता दिया कि ये केवाईसी के साथ जुड़ा रहेगा, आपके आधार कार्ड से, आपके पैन कार्ड से, आपके पहचान कार्ड से, ये सब के साथ में ये जुड़ा रहेगा, जरूरी दस्तावेजों के साथ आपको जुड़ा रहेगा। आगे ये कहता है कि ये अपार आईडी तभी बनेगी जब आपका माता पिता एक कंसेंट फॉर्म पे साइन करके देंगे। कंसेंट फॉर्म मतलब वो फॉर्मेट फॉर्म एक आएगी स्कूल से पेरेंट्स के पास, और उस पेरेंट्स को पढ़ना होगा कि उस पर क्या लिखा होगा। तो वो अंग्रेजी में लिखा होगा, तो लोगों को तो पढ़ना आता नहीं है, तो समझ नहीं पाएंगे। तो वो सरकार कहती है कि भाई आप अपार आईडी तभी बनेगी जब माता पिता उस पर साइन करेंगे। ठीक है, यानी कि कंसेंट फॉर्म पे बिना साइन के आपके बच्चों का अपार आईडी कार्ड नहीं बनेगा। थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें कुछ विस्तार से बताएंगे, बहुत ही कुछ काला है आगे। यानी पंजीयन, सरकार कहती है कि पंजीयन तभी होगा जब माता पिता स्वीकृति देंगे। ठीक है, आगे सरकार कहती है कि डिजी लॉकर जो है, डिजी लॉकर खाता में आपका सारा डाटा सुरक्षित रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका रिपोर्ट कार्ड हो गया या स्वास्थ्य कार्ड हो गया, जैसे हेल्थ आईडी कार्ड अभी बन रही है। ठीक है, तो आप स्कूल में जब पढ़ रहे थे तो आपको कब चिकुनगुनिया हो गया, कब कोविड-19 हुआ, कब आपको डिप्थीरिया हुआ, कब आपको अन्य बीमारियां हो गया, ये सारा का सारा रिकॉर्ड ये अपार आईडी कार्ड में जुड़ने वाली है। सरकार कहती है कि ये सारा हेल्थ से रिलेटेड जितने भी, आपको बुखार भी अगर आ गया और स्कूल के मास्टर को अगर पता चला तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर के माध्यम से अपार आईडी में आपको जुड़वा देगा कि भैया इतने तारीख को इसको बुखार आया और इतने तारीख को ठीक कर दिया। ठीक है, ये सरकार बोल रही है। और सरकार ये बोल रही है कि पाठ्यक्रम चर्चा भी इसमें जुड़ा रहेगा। अगर मान लीजिए कि कोई स्कूल है 8वां क्लास और 9वां क्लास, ठीक है, दोनों के बच्चे को बैठा दिया और कहा कि भाई डिबेट करो। डिबेट किस बात का, किसी भी एक विषय को लेकर चलो कि भारत जो है वो गुलाम है कि आजाद है, इसी पर बहस करो। और जब बहस होगी पाठ्य चर्चा पे तो उस पर जो निष्कर्ष निकलेगा, मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जो प्रूफ कर दिया कि नहीं भारत तो हमारा अभी आज भी गुलाम है, तो ये जो प्रूफ कर दिया तो उसको कहा जाएगा कि भाई तुम तो क्रांतिकारी जैसा भाषा बोल रहे हो, तो तुम एक क्रांतिकारी हो, इसलिए इस डाटा को मैं अपार आईडी कार्ड से जोड़ूंगा। तो वो जब सिद्ध कर देगा कि भारत नहीं आज भी गुलाम है 525 सालों से, तो वो चीज अपार आईडी कार्ड से जोड़ दी जाएगी। तो डिबेट में बच्चे जो कुछ भी करेंगे पाठ्य चर्चा में, वो
अपार आईडी कार्ड से जोड़ दी जाएगी। वो उसकी हिस्ट्री बनेगी कि बच्चा ने ऐसा ऐसा ये किया था, वो हिस्ट्री। उपलब्धियां, अगर उस मान लीजिए 8वें 9वां की मान लीजिए कि प्रतियोगिता हो रही है, चाहे खेल प्रतियोगिता हो या फिर वैचारिक प्रतियोगिता हो, तो सरकार कहती है कि अगर खेल में होता है और किसी ने कुछ जीता है, कोई शील्ड जीता है किसी लड़के ने, तो वो तो जुड़ा ही रहेगा। वैचारिक भी अगर किसी स्टूडेंट ने ये सिद्ध कर दिया कि सरकार गलत है और जनता सही है, और जिस बात के लिए उसने सिद्ध किया है वो बात भी अपार आईडी कार्ड से जोड़ी जाएगी, और वो कभी भी देखा जा सकता है, 50 साल के बाद भी देखा जा सकता है कि इस बच्चे की क्या उपलब्धि थी। आगे बोलता है कि परीक्षा का परिणाम, यानी पहले, दूसरा, चौथा, 5वां, 10वां में कितना अंक आपने प्राप्त किया, वो सारा चीज उसमें अपार आईडी में जुड़ने वाली है। 12वीं MA कर लीजिए, PhD कर लीजिए, कितने अंक किस विषय में आपने प्राप्त किया, वो सारा चीज अपार आईडी कार्ड में ये जोड़ी जाएगी, वो कभी भी देखी जा सकती है। इसके बाद में कहता है कि सरकार कहती है कि ओलंपियाड में रैंकिंग, अगर ब्लॉक लेवल पे अगर कोई चल रही है चर्चा, या खेल चल रहा है, या कोई प्रतियोगिता चल रहा है, या फिर आपके राज्य लेवल पे चल रहा है, या देश लेवल पे चल रहा है, और किसी ने बच्चे ने कोई रिकॉर्ड बना दिया, या शील्ड लेके आ गया, या कुछ उसकी उपलब्धि हो गई, वो सारा का सारा डाटा अपार आईडी कार्ड से जुड़ने वाली है। इसके बाद में कहता है कि कौशल प्रशिक्षण, सरकार कहती है कि बच्चा अगर किसी भी तरीका का प्रशिक्षण प्राप्त करे, जैसे नरेंद्र मोदी पीएम फंड के माध्यम से हर जगह एक कौशल विकास योजना चलाई जा रही है, उसमें बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं, कपड़ा सिलाना सिखाते हैं, बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो सिखाया जाता है। तो बच्चा अगर वो सीखने के लिए जाएगा, प्रशिक्षण लेने के लिए जाएगा, तो ये सारा चीज उस आईडी कार्ड से जुड़ने वाली है। मान लीजिए कि बच्चा यहाँ से दिल्ली गया घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए, तो सरकार कहती है कि ये भी यात्रा करने के लिए जा रहा है, या घूमने के लिए जा रहा है, या फिर कहीं पर मस्ती करने के लिए जा रहा है, या पिकनिक मनाने के लिए जा रहा है, अगर वो समूह में जा रहा है तो भी ये बातें जो है अपार आईडी कार्ड से जोड़ी जाएगी। आगे कहती है, उपलब्धियां के बारे में बता दिया। आगे कहती हैं कि नौकरी, सरकार कहती है कि बच्चा अगर स्कूल में पढ़े और स्कूल में पढ़ते हुए घर पे कुछ उत्पाद बनाए, ठीक है, उत्पाद बनाए और उसको बेचे और अपना भरण पोषण करे, अपने परिवार का भरण पोषण करे, तो ये भी डाटा जो है अपार आईडी कार्ड से जोड़ी जाएगी। और आगे सरकार कहती है कि कोई 12वीं क्लास करने के बाद या बीटेक करने के बाद अगर कोई नौकरी करता है, मान लीजिए कि किसी एक कंपनी में किया, तो उस कंपनी में का डिटेल अपार आईडी कार्ड से जोड़ी जाएगी, पूरी उपलब्धि जोड़ी जाएगी कि भैया कितने महीने आपने इसमें काम किया। फिर अगले इस कंपनी को छोड़ के जैसे ही अगले कंपनी में आप जाएंगे तो उस कंपनी में ज्वाइन करेंगे, तो वो सिर्फ अपार आईडी कार्ड ही आपको देखेगा कि भाई पिछले कंपनी कौन सा आपका था, पूरा हिस्ट्री निकल के आ जाएगी। तो जितने बार आप कंपनियां छोड़ेंगे उस सब का हिस्ट्री अपार आईडी कार्ड से ये जुड़ती चली जाएगी, ऐसा सरकार बोल रही है और ऐसा होगा। आगे बोल रही है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर का मतलब है कि आपने कुछ अच्छा काम कर दिया, ठीक है, और अच्छा काम नहीं भी कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मास्टर की चुगली आप करते हैं, मास्टर अगर कोई खराब है उसका अगर आप सपोर्ट करते हैं और उसको मास्टर को ऐसा लगता है कि नहीं भैया ये मेरे सपोर्ट में है और मेरे हाथ में है कि मैं इसको क्रेडिट स्कोर ज्यादा से ज्यादा दूं, तो मास्टर पर डिपेंड है कि वो आपको क्रेडिट स्कोर आपको देगा और ज्यादा से ज्यादा देगा। उस क्रेडिट स्कोर को इस अपार आईडी कार्ड से जोड़ी जाएगी, जो आगे बताऊंगा कि ये कितना खतरनाक है, क्या है, ठीक है। आगे है कि अपार जो है शैक्षणिक रिकॉर्ड को ट्रैक करेगा। सरकार बोल रही है कि आप कहां पर हैं
आप कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये कभी भी ट्रैक किया जा सकता है अपार आईडी के माध्यम से। सरकार बोल रही है कि ट्रैक किया जा सकता है और शैक्षणिक रिकॉर्ड को ट्रैक करके आप पर एक्शन भी लिया जा सकता है। यानी फर्जीवाड़ा कुछ भी नहीं होगा। सरकार बोल रही है कि फर्जीवाड़ा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने एक संस्थान से कोई काम अगर किया और दूसरे संस्थान में आप जा रहे हैं, तो पहले संस्थान में जो डाटा है उसी डाटा पर आपको दूसरा जॉब मिलेगी। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपका है और आपने इलेक्ट्रॉनिक में नौकरी 7 साल किया है और फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आप जाना चाहते हैं, तो चूंकि इलेक्ट्रिक जो कंपनी है उसमें 7 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो इलेक्ट्रिकल में जब जाएंगे तो वहां पर 0 ईयर काउंट की जाएगी। माने आपने एक दिन भी आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि आपका मैकेनिकल ब्रांच है और मैकेनिकल ब्रांच रहते हुए कुछ इलेक्ट्रिकल काम आपने 10 साल आपने किया हो, लेकिन उस मैकेनिकल काम को छोड़ करके जैसा मान लीजिए कि दूसरे फील्ड में जाते हैं, सिविल में जाते हैं, तो आपको 0 ईयर काउंट किया जाता है। मतलब आपको बोला जाता है कि आप तो बेवकूफ हैं, आप निकम्मा हैं, आपके पास कोई वो नहीं है, डिग्री नहीं है, क्योंकि आप मैकेनिकल से पढ़े हैं और इलेक्ट्रॉनिक में आपका एक्सपीरियंस है, इसलिए 0 वहां पर काउंट की जाएगी। ये उसी तरीका से है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आप बुद्धू हैं। ये सरकार ऐसा बोल रही है कि ऐसा ही होगा। आगे बोल रही है सरकार कि भाई जिस बच्चे के पास अपार आईडी रहेगा उसको उच्च संस्थान में प्राप्त करने के लिए, माने एडमिशन लेने के लिए या अलग कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 6वीं क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, और 6वीं क्लास में पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में, लेकिन उसे डीएवी में जाना है 7वीं क्लास में, ठीक है, तो ये अपार आईडी कार्ड का वो पूरा वेरिफिकेशन करेगा डीएवी स्कूल कि भाई 6वीं क्लास तक तुमने क्या क्या किया है, ठीक है। अगर डीएवी स्कूल मान लीजिए कि 8वां क्लास तक पढ़ा और 9वां क्लास में जिम्पॉल में जाकर नाम लिखवाना चाहता है, तो ये अपार आईडी का वेरिफिकेशन होगा कि तुमने नर्सरी से लेकर मैंने 8वीं क्लास तक क्या क्या तुमने किया है। तो ये सरकार बोल रही है कि ये शैक्षणिक रिकॉर्ड को ट्रैक भी किया जा सकता है और जब आप पढ़ाई छोड़ करके नया स्कूल कॉलेज में आप ज्वाइन करेंगे उस समय ये रिकॉर्ड देखा भी जाएगा कि पीछे का आपका क्या रिकॉर्ड है। फिर आगे सरकार बोल रही है कि शैक्षणिक डाटा को डिजिटल रूप में ये केंद्रीकृत करने का एक माध्यम है अपार आईडी। मतलब कि ये है कि जो भी आपने शिक्षा ग्रहण किया, जिस फील्ड में आपने शिक्षा ग्रहण किया, उसको ये सेंट्रलाइज कर रहा है। यानी अपार आईडी कार्ड से एक जोड़ दिया कि उसको ये मान लीजिए, अभी हमने क्या कहा, सरकार कहती है कि अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और 10 साल आपने सिविल इंजीनियर में काम नहीं किया बल्कि दूसरे फील्ड में काम किया और 10 साल काम करने के बाद अब सिविल में आ रहे हैं, तो 0 ईयर काउंट की जाएगी, मतलब फ्रेशर काउंट की जाएगी, ठीक है। तो सरकार बोल रही है कि शैक्षणिक डाटा को डिजिटल रूप में एकत्रित इसीलिए किया जा रहा है ताकि नौकरी लेने में, जॉब लेने में आपको आसानी हो। फिर सरकार बोल रही है कि ये अपार आईडी कार्ड जो है इसको कनेक्ट करेंगे हम। किससे कनेक्ट करेंगे? ABC बैंक से। वही त्रिभुज पे आ जाइए, ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल पे आ जाइए कि एक शीर्ष पे है अपार आईडी कार्ड और बरमूडा ट्रायंगल के दूसरे शीर्ष पर क्या है? ABC बैंक, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। तो इसमें बैंक का क्या लेना देना है भाई? अपार आईडी कार्ड में हमने जोड़ लिया कि जो भी हमने शिक्षा ग्रहण किया, जो भी समाज में अच्छा काम किया, वो अपार आईडी कार्ड से जुड़ेगी। लेकिन इसमें बैंक का क्या रोल है? तो सरकार कहती है कि बैंक का यही रोल है कि अपार आईडी कार्ड जब आपके पास रहेगा तो आपका एक अकाउंट खुलेगा, वही बरमूडा ट्रायंगल का तीसरा कोना, जिसको बोलते हैं डिजिटल लॉकर अकाउंट नंबर खुलेगा, ठीक है। और उस अकाउंट नंबर जो होगा वो बैंक से जुड़ा होगा और उस बैंक का नाम है ABC बैंक, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। तो बोलेंगे कि बैंक में तो पैसा निकालते हैं, बैंक में कैश निकालते हैं, तो इसमें क्या होगा?
तो सरकार बोल रही है कि इसमें क्रेडिट स्कोर जमा होगा, यानी कि आपका जो डिजिटल लॉकर अकाउंट नंबर है इसमें क्रेडिट स्कोर होगा, क्रेडिट स्कोर। और जैसे बोलते हैं ये रुपया, उसी प्रकार से क्रेडिट स्कोर, सोशल क्रेडिट स्कोर से भी इसको बाद में जोड़ा जाएगा। यानी कि जो कुछ भी अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है 4वीं क्लास में 99% लाके फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया और स्कूल बोल रहा है कि फर्स्ट डिवीजन जिसको मिलेगा उसको 100 क्रेडिट मिलेगा, 100 क्रेडिट नंबर मिलेगा, तो उसको 100 क्रेडिट नंबर अपार आईडी कार्ड में जुड़ जाएगी। फिर बोलेगा कि सेकंड किसने पास किया, तो फलाना ने सेकंड पास किया और स्कूल ने निर्धारित किया कि सेकंड आने वाले को 80 क्रेडिट मार्क्स मिलेंगे, तो वो अपार आईडी कार्ड में जुड़ेगी। यानी कि ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में आपको जुड़ेगा। तो जितने भी आप अच्छे काम करेंगे वो स्कूल में हो या कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो, वो आपके एक क्रेडिट्स जो भी वो निर्धारित करेंगे वो आपको देंगे और उस अकाउंट नंबर में आपका जुड़ता चला जाएगा। तो वो हो गया क्रेडिट स्कोर, ठीक है। और जैसे अब इसका 2 पहलू है। पहलू एक है कि जैसे ही आप स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो आपको यही आईडी काम आएगी और उस समय जो आप कुछ काम करेंगे, चाहे नौकरी करते हुए करें या अपने समाज में करें या कहीं और करें, तो उसको बोलते हैं सोशल क्रेडिट स्कोर। और उसी सोशल क्रेडिट स्कोर को बोला जा रहा है कि CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सरकार अगला कदम में लाने वाली है। और ABC जो बैंक है इसीलिए स्थापना कर रही है ताकि CBDC को उससे कनेक्ट कर सके आपस में। थोड़ा आगे बताते हैं इसमें। तो सरकार कहती है कि छात्र सेमेस्टर में पाठ्यक्रम जो भी पूरा करेगा सेमेस्टर वाइज, जैसे मान लीजिए कि इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट है, 8 सेमेस्टर होते हैं, तो 8 सेमेस्टर में जो भी पाठ्यक्रम वो पूरा करेगा उसमें सीधी क्रेडिट सीधे ABC में आएगा। 8 सेमेस्टर है, बीटेक कर रहा है, उस 8 सेमेस्टर के दौरान बहुत सारी क्या होती हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है। उस ग्रुप डिस्कशन में घोषित किया जाएगा कि पहला कौन सा लड़का है जिसने सबसे अच्छा बढ़िया बोला, दूसरा कौन सा है जो सबसे अच्छा बोला, तीसरा कौन सा है जो सबसे अच्छा है। और उन लड़कों को, जैसे कोई कॉलेज 3 गो का निर्धारित करेगा, कोई 5 गो निर्धारित करेगा कि शीर्ष लेवल के 5 बच्चे कौन से हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियां, उनको क्रेडिट स्कोर देगा कॉलेज। स्कूल में होगा तो स्कूल, यूनिवर्सिटी में होगा तो यूनिवर्सिटी। और उस क्रेडिट स्कोर को ABC जो बैंक है उसमें आपको तो जुड़ा ही है और डिजिटल लोकल अकाउंट तो आपको है ही। तो आगे सरकार बोल रही है कि ये ABC में दिखाई देगा कि आपने कितना क्रेडिट स्कोर आपने अभी तक पाया है। ये उसी प्रकार से है जैसे कोहली ने 50 को शतक मार दिया, ठीक है, तो उसका एक स्कोर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आपका भी स्कोर दिखाई देगा कि आपने अपने गांव में कितना स्कोर प्राप्त किया, आप अपने पंचायत में कितना स्कोर प्राप्त किया, आप अपने ब्लॉक में कितना किया, आपने अपने जिला में कितना स्कोर प्राप्त किया, ये आपका स्कोर देखा जाएगा। फिर बोला जाएगा कि पूरे बिहार में बताइए कितना, कौन सा टॉप किया, फिर बताया जाएगा कि पूरे भारत में कौन टॉप किया। तो ये जो भी टॉप करेगा उसको शीर्ष नंबर पे रखा जाएगा। और जैसे आपको पता है कि सबसे ज्यादा शतक मारने वाले को या सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को या सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच को, ठीक है, जिसने कैच पकड़ा है अधिक से अधिक, जिसने विकेट अधिक से अधिक लिया है, उनको सम्मानित किया जाता है। उसी प्रकार से ये सम्मानित भी किया जाएगा, ऐसा सरकार बोल रही है। फिर आगे सरकार बोल रही है कि उच्च शिक्षा या नौकरी प्राप्त करने में अपार आईडी का महत्वपूर्ण भूमिका होगा। यानी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में अगर आप जाते हैं तो ये अपार का आईडी का पूरा हिस्ट्री आपका चेक होगा, देखा जाएगा, तभी आपकी दूसरी नौकरी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अगर आपके पास अपार आईडी कार्ड है तो ये बोल रहा है कि दूसरी नौकरी अभी तो स्वैच्छिक है, इसलिए बोल रहा है कि आपको नौकरी मिलने में आसानी हो जाएगी जब आपके पास अपार आईडी कार्ड होगा।
यानी जिसके पास कार्ड नहीं होगा उसको नौकरी नहीं मिल पाएगा। फिर आगे सरकार बोल रही है कि पूरा डिटेल, जैसे आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, और आपका गांव कहाँ है, आपका जिला, आपका राष्ट्रीयता क्या है, आपकी जातीयता क्या है, आपका शिक्षा क्या है, हाँ, और आपने एजुकेशन लोन कितना लेके रखा हुआ है। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और बैंक से उसने लोन लिया है बीटेक का पढ़ाई करने के लिए या अन्य एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, तो जो लोन लेगा बच्चा उसका पूरा का पूरा डिटेल इस अपार आईडी कार्ड में दिखेगा। एबीसी जो बैंक है, जो अकाउंट है उसमें आपको दिखेगा। फिर सरकार बोलती है कि बच्चे को जितने भी प्रकार के सरकार द्वारा किसी भी योजना द्वारा अगर कुछ सहायता दी जाती है, जैसे मान लीजिए कि छात्रवृत्ति आती है कि बच्चों को ना साइकिल देना है, ठीक है, तो साइकिल देने के लिए मान लीजिए कि 1200 रुपया देना है, ठीक है, तो सरकार ने कब कब आपको पैसा कितना दिया है वो सारा अपार आईडी कार्ड के माध्यम से जुड़ा होगा। सरकार क्या देती है छात्रवृत्ति में, बच्चों को पुस्तकें देती हैं, तो किस साल में कौन से क्लास में उसको सरकार से क्या लाभ प्राप्त हुआ है वो सब अपार आईडी कार्ड में जुड़ा होगा। जैसे बच्चे को यूनिफॉर्म दी जाती है सरकार के द्वारा, बच्चे जब 10वीं क्लास में पढ़ता है तो बहुत सारे सरकारें उसको टैबलेट देती हैं, बहुत सारे सरकारें बच्चियों को पैसा देती हैं, ठीक है, तो वो सारा चीज आपके अपार आईडी कार्ड में जुड़ा होगा और एबीसी बैंक के माध्यम से डायरेक्ट आपके खाता में आएगा, ठीक है। सरकार ऐसा बोल रही है कि डायरेक्ट हम देंगे, बीच में बिचौलिया नहीं रहेगी। सरकार बोल रही है आगे कि अपार आईडी के माध्यम से डिजी लॉकर खाता बनाया जाएगा, माने डिजिटल लॉकर अकाउंट नंबर बनाया जाएगा, और सरकार से सरकारी योजनाओं का लाभ जितना भी मिल सकता है बच्चों को, चाहे एजुकेशन पे मिले चाहे स्कूली माध्यम से मिले, वो सारे के सारे अपार आईडी कार्ड के माध्यम से जुड़ा रहेगा। फिर अंत में बोलती है कि शिक्षा मंत्रालय जो है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इस अपार आईडी कार्ड के सभी जानकारी को, ये सभी डाटा को सुरक्षित रखेगा। माने अपार आईडी कार्ड में इतना इंफॉर्मेशन आपके आ गया, आपके पूरा हिस्ट्री आ गया, सब कुछ आ गया, तो इसको सुरक्षित रखने का जो जिम्मा दिया है सरकार ने वो शिक्षा मंत्रालय को दिया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री को दिया है, ठीक है। और एजुकेशन मिनिस्ट्री कहता है कि इस डाटा का हम दुरुपयोग हम नहीं करेंगे, लेकिन इस डाटा को हम बेच सकते हैं, और बेच सकते हैं, थोड़ा बताते हैं बढ़िया से, बेच सकते हैं। और फिर लास्ट में कहता है कि शैक्षणिक उपयोग के लिए डाटा को उपयोग किया जा सकता है। शैक्षणिक उपयोग के लिए ये डाटा उपयोग किया जा सकता है। कौन करेगा? ये आपका शिक्षा मंत्रालय करेगा, यानी एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री करेगी। यानी कि ये जितना का जितना इंफॉर्मेशन आपका है, नर्सरी से लेकर पीएचडी तक, या इसके ऊपर आप नौकरी कर रहे हैं, एक नौकरी छोड़ा दूसरी नौकरी पकड़ा, आपका एक्सपीरियंस 10 साल हो गया, 15-20 साल हो गया, ये जितने भी आपका इंफॉर्मेशन है वो सुरक्षा रखने का जिम्मा किसके पास है? वो एजुकेशन मिनिस्ट्री को है। लेकिन ये कलम में है कि बिना माता पिता के आदेश से, बिना आपको बताए, ये डाटा किसी को भी बेच सकती है। किसी भी, माने सरकारी अगर कोई संस्था है उसको भी बेच सकती है, अगर कोई प्राइवेट संस्था है उसको भी ये बेच सकती है। तो दो बातें आपका सवाल यहाँ पर होगा कि ये अपार आईडी बनेगा कैसे। अभी बहुत सारा कलम है, अपने बातों में उसको मैं बताता चलूंगा आपको। तो पहला चीज है कि अपार आईडी बनेगा कैसे। अपार आईडी बनेगा कंसेंट फॉर्म पे साइन करने से, और उस कंसेंट फॉर्म पे, यानी कि फॉर्मेट फॉर्म पे साइन कौन करेगा? माता पिता करेंगे, तभी ये अपार आईडी कार्ड बनेगा बच्चों का। ठीक है, पहला नंबर ये समझ गए। दूसरा नंबर में समझिए कि यह स्वैच्छिक है।
ध्यान से सुनिए, यह क्या है, यह स्वैच्छिक है। अगर बच्चा चाहता है कि मैं अपार आईडी बनाऊं तो बना लो भाई, अगर बच्चा कहता है कि मुझे अपार आईडी नहीं बनानी है तो मत बनाओ, ये स्वैच्छिक है। यानी कि माता पिता पर या बच्चों पर कोई स्कूल इस पर दबाव नहीं दे सकता है कि तुम अपार आईडी कार्ड नहीं बनवाओगे तो तुमको स्कूल से निकाल देंगे, भगा देंगे, तुम्हारा नाम काट देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इस समय। ध्यान से सुनिए अगला बात, माता पिता कंसेंट लेटर पे सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे ही साइन कर देता है कि हमारे बच्चे का आप अपार आईडी कार्ड बना दीजिए, ठीक है, जैसे ही साइन करता है तो माता पिता का अधिकार उस बच्चे से खत्म हो जाता है। कैसे, यह समझिए, यह सब कानून में है। ये इस प्रकार से है कि बच्चे माता पिता इस कंसेंट फॉर्म पे साइन कर दिया, उस कंसेंट फॉर्म को पहले आपको पढ़ना होगा कि उस पर लिखा क्या है। उस पर साफ साफ शब्दों में लिखा है, इंग्लिश में लिखा गया है कि जैसे ही अगर माता पिता इस कंसेंट लेटर पे साइन करेंगे, इसका मतलब है कि वो सारे राइट्स स्कूल को दे रहे हैं या कॉलेज को दे रहे हैं या यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी चाहे तो, कॉलेज चाहे तो, स्कूल चाहे तो बिना मुझसे यानी माता पिता से पूछे स्टूडेंट के साथ यानी मेरे लड़के के साथ कुछ भी कर सकता है। जैसे में उसको वैक्सीन दे सकता है, जैसे में उसको कोई टैबलेट खिला सकता है। जैसे सरकारी परियोजना में कुछ आ गया कि भाई बच्चों को ना पोलियो का ड्रॉप पिला दो, तो माता पिता से स्कूल वाला नहीं पूछेगा कि भाई पोलियो का ड्रॉप पिलाएं कि नहीं, वो पिला देगा, क्योंकि आपने कंसेंट लेटर पे साइन करके आपने दे दिया है, ठीक है। तो अब आपका अधिकार खत्म हो गया, अब अधिकार स्कूल का हो गया, कॉलेज का हो गया, यूनिवर्सिटी का हो गया, क्योंकि ये आईडी तो एक ही बार बनती है और एक ही बार आपका साइन होता है। और जब आप साइन करेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सोच समझ कर ये आप साइन कर रहे हैं, किसी के दबाव में आकर आप साइन नहीं कर रहे हैं, और वे स्वेच्छा से आप साइन कर रहे हैं, और आपको अपने स्कूल पे या कॉलेज पे यूनिवर्सिटी पे पूर्ण रूप से भरोसा है। यानी आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री के पर पूर्ण रूप से आपको भरोसा है कि आप साइन करके दे रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो कुछ भी करेगा हमारे बच्चे के साथ वो अच्छा ही करेगा, और आपने साइन करके आपने दे दिया है। जैसे ही माता पिता उस कंसेंट पर साइन करेंगे तो अपने बच्चे पर उनका अधिकार खत्म हो जाएगा। ये लाइन समझिए, अधिकार ही खत्म हो जाएगा। कैसे? आपने अपने अधिकार को एक स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी को आपने दे दिया है। अगली बार अगर कोरोना का वैक्सीन अगर देना है, बूस्टर डोज मान लीजिए कि देना है या कोई भी डोज देना है, तो माता पिता से नहीं पूछी जाएगी और डायरेक्ट लगा देंगे बच्चों को, क्योंकि आपने भैया स्वीकृति दी है कि भाई कर सकते हो। अगली बार अगर सरकार को ऐसा लगे कि ये गोली गर्भ निरोधक गोली जो है वो लड़कियों को खिलानी है, माने 14 साल की बच्ची है उसको गर्भ निरोधक गोली हमें खिलानी है, तो माता पिता से पूछा नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट स्कूल वाले उस बच्ची को खिला देंगे। और आप क्या हैं, आप जानते हुए भी कि हमारे बच्चे को बूस्टर डोज लग चुका है, आप जानते हुए भी कि हमारे बच्ची को ये इस प्रकार का दवाई गोली, गर्भ निरोधक गोली हो या किसी भी प्रकार का गोली हो, ये खिला दिया गया है या वैक्सीन डाल दिया गया है, आप FIR नहीं कर सकते हैं, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपने उस कंसेंट लेटर पे आपने साइन कर दिया है। तो स्कूल वाले बच्ची के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और स्कूल में क्या होता है, कॉलेज में क्या होता है, आपको पता है, वो शरबत के नाम पर शराब भी पिला सकता है स्कूल। अगर सरकार कहे कि ये वाला पानी में मिलाकर पिला दो, ठीक है, और वो चीज अगर कोई लिक्विड है और उसमें पानी में मिला दिया, वो शराब है और बच्चे को पिला दिया, तो माता पिता उस पर एक्शन नहीं ले सकते कि तुमने मेरे बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है। यानी अपने बच्चे को आप अपने स्कूल कॉलेज के हाथों आप सौंप रहे हैं। दूसरा बात यह है जो जानने योग्य है कि स्कूल में जो भी बच्चे ये हैं, इस कभी भी
वो विरोध नहीं कर पाएंगे कि मेरा शोषण हो रहा है। कोई बच्चा स्कूल का चाहता है या कॉलेज का चाहता है कि भाई ठीक है मेरे पास अपार आईडी कार्ड है, लेकिन मैं ये वैक्सीन नहीं लेना चाहता हूं, मैं ये दवा नहीं खाना चाहता हूं जो सरकार बोल रही है, या फिर किसी प्राइवेट संस्था जो बोल रही है ये दवा नहीं खाना चाहता हूं, तो विरोध नहीं कर सकता है। क्योंकि राइट्स किसके पास है? राइट्स तो प्रिंसिपल के पास है। तो प्रिंसिपल अगर चाहे तो उसको दे सकता है, अगर नहीं चाहे तो नहीं दे सकता है, ये उसकी मर्जी है। बच्चा भी को भी राइट्स नहीं है। तीसरा नंबर इसमें समझने वाली बात है कि ये जितने भी अपार आईडी कार्ड में आपके डाटा होंगे उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री किसी विदेशी संस्था हो या देसी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो उसको ये बेच सकती है, दे सकती है। तो अगर कोई विदेशी संस्था या देसी संस्था के पास अगर आपका ये अपार आईडी कार्ड के माध्यम से आपके बच्चों का ये पूरा डिटेल जाता है तो क्या कर सकता है? मिसयूज कर सकता है, मिसयूज करेगा भी। और डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये डाटा बेचने के पहले माने देने के पहले में भी माता पिता को इन्फॉर्म किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। यानी माता पिता को बिना इन्फॉर्म किए भी ये डाटा शेयर किया जा सकता है। फिर अगला लाइन है कि जैसे ही डाटा शेयर हुआ तो वो संस्था क्या करेगी? आपका पूरा खाका निकालेगी, ठीक है। और खाका निकालेगी तो पता चलेगा क्या? एक बच्चे के बारे में पता लगाएगी कि ये बच्चा ना एक लड़की को छेड़ा था 8वीं क्लास में। 8वीं क्लास में एक बच्ची को इसने छेड़ा था, बलात्कार करने का कोशिश किया था। तो वो क्या करेगी कंपनी? भाई इस लड़के को लेके आओ और पोर्न वाली जो संस्था है उसमें इसको भेजो, क्योंकि इसका मन उसी में लगता है। मिसयूज करेगी डाटा प्राइवेट कंपनियां। फिर एक कंपनी को पता चला कि ये जो लड़का है ना बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है और बैटिंग करता है, इतना इसने छक्का मारा, इतना चौका मारा, इतना इसने मैच खेला, तो भाई इसको खरीद लो, बच्चे को ही खरीद लो और अपने संस्था में तो क्रिकेटर के लिए भेज देगा, तो वहां से चुनाव होगा। ये पूरी तरीका से क्या है? गेम प्लानिंग है प्राइवेट कंपनियों को, ताकि अपने उत्पाद अधिक से अधिक बेच सकें। क्योंकि बच्चा का जैसा ही क्रेडिट स्कोर मिलता है, जैसा ही वो चीज करता है या खेलता है, और जैसे ही क्योंकि उसका आधार कार्ड से उसका लिंक है, और आधार कार्ड से सारी सेवाएं लिंक है, जैसे मोबाइल नंबर लिंक है, तो मोबाइल नंबर उसको प्राप्त चल गया तो मोबाइल पर उसके मैसेजेज आने लगेंगे कि देखो इस तरीका से। अगर कोई बच्चा जो है उसको गाड़ी चलाना अच्छा लगता है और ये अपार आईडी कार्ड में है कि गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, तो आने वाले समय में ये प्राइवेट कंपनी क्या करेंगी? इतना एडवर्टाइज देंगी अलग अलग प्रकार के, ये देखो ऐसा कार, ये देखो ऐसा कार, ये देखो ऐसा कार, ये बोलेगा सब दे देंगे। तो बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, बोला कि तू बस खाली ये कार खरीद ले, हम पैसा दे रहे हैं और 0 लेन पे दे रहे हैं, सिर्फ अपार आईडी कार्ड आप हमको दे दीजिए और हम आपको कार प्रोवाइड करा दे रहे हैं। तो ये पूरा बिजनेस का एक प्लान उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका पहचान पत्र, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब अपार आईडी कार्ड से जुड़े हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जितने भी आपके डाटा है अपार आईडी कार्ड से जुड़े हैं। एक अपार आईडी कार्ड जीपीएस सिस्टम से भी ये जोड़ेंगे एबीसी कंपनी, ठीक है। और इसी के माध्यम से वो डिजिटल करेंसी लाना चाहते हैं, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और ये चल रहा है चीन में। यानी चीन में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अभी चल रहा है और उसके माध्यम से मतलब कुछ शहरों में चल रहा है, चीन के कुछ शहर में, और उसके माध्यम से वो प्रयोग कर रहे हैं कि अगर पूरी दुनिया में सीबीडीसी अगर हम लेके आते हैं तो कैसे जनता को हमें कंट्रोल करना है, उसके लिए वो पूरा प्लानिंग बनाकर तैयार रखे हुए हैं। तो जैसे आपका आधार कार्ड जैसे इसमें जुड़ गया, तो आधार कार्ड में सारा चीज है,
आपका पानी का बिल, आपका क्यों? क्योंकि बच्चा का उम्र बढ़ेगा ना, ऐसा थोड़ा है कि हमेशा 15-20 साल का रहेगा, वो बढ़ता जाएगा, उसका उम्र भी बढ़ेगा, वो एक नौकरी छोड़ेगा, दूसरे में प्रवेश करेगा। तो जितने भी जानकारियां आपका है आधार कार्ड से डायरेक्टली रूप से आपको जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ ये अपार आईडी कार्ड बंद करेंगे तो आपका सोशल जो क्रेडिट है वो बंद हो जाएगा। और सोशल क्रेडिट आपका एक बार बंद हुआ तो आप पैसे का लेन देन नहीं कर पाएंगे जब ये डिजिटल करेंसी लेके आएंगे। और डिजिटल करेंसी क्यों लेके आएंगे ये आपको पता है कि वर्तमान में हम जिस पैसे को उपयोग करते हैं ऑफ इंडिया लिखा रहता है, चाहे वो क्या बात चल रहा था, हाँ, जो भी हम पैसे का लेन देन करते हैं डिजिट में करता है, ये पैसा नहीं है, ये रुपया नहीं है। आपको ये भी पता है कि 5 रुपया का कागज का नोट हो या 2000 रुपया का कागज का नोट हो, सब फर्जी है, सब नकली है, आपको पता है। और ये जो रुपया का मानक में अगर हम जाएंगे तो ये बैंक वाले दिवालिया घोषित हो जाएंगे। उस दिन ये लेके आएंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसमें सेंट्रल बैंक नाम जुड़ा हुआ है, जो पूरी टोटली फ्रॉड है, ये सरकारी नहीं है। आपको यह भी पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यह भी सरकारी बैंक नहीं है, भारत का कोई भी सरकारी बैंक नहीं है। तो ये लेके आएंगे, इसके माध्यम से वो जब ये अपार आईडी कार्ड आपकी बन जाएगी या सारे हिस्ट्री उसमें आने लगेगा, हेल्थ आईडी कार्ड भी आपको उसमें जोड़ दिया जाएगा, तो आप क्या खाते हैं, क्या करते हैं, वो सारा चीज। क्यों? क्योंकि जो आपने वैक्सीन लिया है उसमें है लूसीफर एंजाइम, और लूसीफर एंजाइम में क्या होता है, आप कब रोते हैं, कब हंसते हैं, कब आप गाते हैं, कब आप घूमने के लिए जाते हैं, आपके शरीर का पूरा जो क्रियाविटी है उसको ये सेंस करते रहता है, और सेंस करके और बताते रहता है। और ऑटोमेटिक भी ये अपार आईडी कार्ड में वो सारा चीज जोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपने वैक्सीन लगाया उसमें माइक्रो रोबोट है, ये कई डॉक्टरों ने ऐसा बोल के रखा हुआ है। ठीक है, तो आगे अगर हम बताते हैं कि सेंट्रल ये अपार आईडी कार्ड कितना खतरनाक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये उसी तरीका से है जैसे आपका बाइक का नंबर है, जैसे आपका कार का नंबर है, उसी तरीका से आपका एक नंबर हो गया। जैसे आधार कार्ड एक नंबर है आपके शरीर का, उसी तरीका से ये अपार आईडी कार्ड है, उसी तरीका से जैसे आपके बैंक का एक नंबर है। ठीक है, और ये सरकार मान चुकी है कि आपको जीने के लिए हम लोग रखने वाले नहीं है, इसको जनसंख्या करके नियंत्रण हमें करना है। क्यों करना है? ये कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो सीडीबीसी लाना चाहते हैं, जो अपार आईडी कार्ड बनाना चाहते, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत तो तब होती ना जब जनता मांग करता, लेकिन जनता ने तो मांग किया नहीं, ये थोपी गई है। आपको समझना पड़ेगा कि ये आप पर लादी गई है, और लादने वाले कौन है? मुट्ठी भर कुछ ऐसे नर पिचास हैं पूरी दुनिया में जो आप पर ये लादे हुए हैं, जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया की आबादी 50 करोड़ से कम हो जाए। ये आपको भी पता है, इसलिए मैंने जो पुस्तक लिखा है सनातन भारतीय संविधान ही एक ऐसा संविधान है जो पूर्ण समाधान करती है। यानी कि वो क्या पुस्तक है, जब विदेशी अंकरता नहीं आए थे भारत में, जैसे 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था भारत को ईसाई बनाने के लिए और भारतवासियों को लूटने के लिए आया था, जब वो भारत में नहीं आया था उस समय हमारा भारत देश का क्या संविधान था, क्या हमारे नियम कानून थे, कैसे हमारे परिवार चलते थे, परिवार क्या सिद्धांत था, कैसे हमारे गांव बनते थे, गांव का क्या सिद्धांत था, कैसे हमारे गांव का समाज चलते थे उसका क्या सिद्धांत था, कैसे राजा अपने राज्य को चलाते थे और राजा बनने का क्या सिद्धांत है, राजा का सिद्धांत उस राज्य को जो चलाता है उसका क्या सिद्धांत है, वो चक्रवर्ती सम्राट हो या महाराजा हो, कौन कौन से नियम पर अपने राज्य को चलाया करते थे, वो नियम और सिद्धांत क्या है, कैसे लोग रहा करते थे, और वो संविधान क्या है। इसी पर मेरा है सनातन भारतीय संविधान, 525 पेजों का है, जिस पर अनेकों ऋषियों ने, आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी ने, चाहे
गोपाल मणि जी महाराज जी या बहुत सारे साधु संत महात्माओं और वकील और डॉक्टरों का उसमें तरुण कुठारी जी ने भी उसका समर्थन किया है। बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया है। जनता सरकार मोर्चा में ने भी उसका समर्थन किया है। उसको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसका मैं समाधान बता दिया, ठीक है। और क्यों ये सब हो रहा है, ये सीबीडीसी यानी हमेशा याद रखिए कि ये डिजिटल करेंसी को लाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और एक बार डिजिटल करेंसी अगर आ गई तो कर्ज मुक्त भारत का अभियान आपका रुक जाएगा। हम चाहते हैं कि पूरी भारत के लोग जो कर्ज में अभी डूबे हुए हैं उनको हम कर्ज से बाहर निकाल देंगे, तभी वो लड़ाई को लड़ पाएंगे। हमारा जब पुस्तक पढ़ेंगे तो भारत के सभी प्रत्येक व्यक्ति उस पैसा क्या है ये समझ पाएंगे और उस पैसे से, उस कर्ज से कैसे मुक्ति प्राप्त करनी है ये समझ पाएंगे। भारत का एक एक व्यक्ति कर्ज मुक्त होगा उस पढ़ने से, बैंक को चिट्ठी लिखने से। लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि बैंक को हम क्या चिट्ठी लिखें कि बैंक हमको कर्ज मुक्त कर देगा। हम बैंक को पैसा चुका सकते हैं, वो सारा चीज उसमें है। आप जो भी मुद्दा समझना चाहते हैं वही मुद्दा उस पुस्तक में है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आप समझना चाहते हैं उस पुस्तक में है। जॉर्जिया गाइडलाइन स्टोन क्या कहता है, उसका क्या सिद्धांत है, उस पुस्तक में है। यह वैक्सीन क्यों लगाया गया, 8 चरणों में वैक्सीन लगाना था, ये क्या थ्योरी था, इसका क्या कॉन्स्पिरेसी था, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। कोविड-19 महाषड्यंत्र है, ये भी आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा। कैसे वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, उसमें कौन से तत्व मिलाकर बनाए जाते हैं। 25 रसायनों का ऐसे मैंने उल्लेख किया है। 32 ऐसे तरीके हैं जिसको मैंने कोविड-19 को महामारी नहीं बताकर उसे मतलब फ्रॉड घोषित हमने किया है। बहुत सारे मुद्दा जो आप समझना चाहते हैं, जैसे सीबीडीसी समझना चाहते हैं और बहुत जैसे नेचुरल फार्मिंग कोई समझना चाहता है, वो सारा चीज मैंने उसमें डाल के रखा हुआ है, वो जरूर पढ़िए, ठीक है। ये जो कर रहे हैं ये बैंकर्स ही कर रहे हैं और बैंकर्स का इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा कि कैसे ये बैंकर्स पूरी दुनिया को कब्जे में लेके रखे हुए हैं। माइंड कंट्रोल, मनी कंट्रोल और पॉपुलेशन कंट्रोल के माध्यम से कैसे दुनिया को अपने कब्जे में लेकर 50 करोड़ के अंदर लेके आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साधु संत महात्मा हैं जो आपके माइंड को ब्रशअप करने में लगे हुए हैं, ठीक है। एक ठाकुर जी हैं, वो बताते हैं कि किसी ने भविष्यवाणी कर दिया कि आने वाले 2027 तक भारत की आबादी 50 करोड़ के अंदर रह जाएगी, यानी 100 करोड़ निपटने वाले हैं। ऐसे भविष्यवाणियां हो गई है। अगर आप नहीं समझेंगे तो ये होगा। एक ही विकल्प है, सिर्फ लड़ाई, और दूसरा विकल्प नहीं है। और लड़ाई तभी हो सकती है, आप तभी लड़ पाएंगे जब आपके पास ज्ञान होगा, और ज्ञान तभी होगा जब आप पुस्तक पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो मैं ये वीडियो में बता रहा हूं, ये वीडियो हो सकता है कि उड़ जाए। मेरे 2 यूट्यूब चैनल उड़ चुके हैं और बहुत सारे फेसबुक पे मैंने वीडियो मेरा उड़ चुका है। तब मेरे को समझ में आया कि अगर मैं पुस्तक में लिख दूंगा तो सरकार आग लहकाने हर किसी के घर में नहीं जाएगी। यानी पुस्तक ही सुरक्षित है जो आपको सच्चा ज्ञान आपको कराएगी। तो इसलिए मैंने पुस्तक को लिखा है, जरूर आप लोग पढ़िए। और एक चीज और बता देना है कि जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते हैं, उसी प्रकार से बैंकर्स सोसाइटी भी होता है, इल्यूमिनाटी सोसाइटी भी होता है, क्रिप्टो क्रिश्चियन सोसाइटी भी होता है, और शीर्ष लेवल की अगर बात करें एडिनोकॉम सोसाइटी भी होता है, जो सबसे गुप्त है, सबसे गुप्त। और यही पूरी दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जनसंख्या कंट्रोल का 50 करोड़ से अंदर करना है, वही करा रही है। और किस लिए करा रही है? एक व्यक्ति ने कहा, बहुत सारे व्यक्ति हमारे कहते हैं कि भाई कंपनी इतना पैसा क्यों कमाती है, बैंकर्स ऐसा क्यों करना चाहती हैं, ये तो सिर्फ एक डिजिट ही है ना जो आप ट्रांसफर करते हैं। तो जिसने भी सॉफ्टवेयर लगाया, जैसे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का वो है, तो वो इस पे सिर्फ एक डिजिट लिख देगा, उतना उसका पैसा बन जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर ही तो है, डिजिट उसको लिखने हैं, लेकिन ये पैसा नहीं है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये पैसा है।
लेकिन इस पैसे को मानकर ही वो पूरे कर्जे में हमको डुबो करके और सारे चीजों का हथियाना चाहते हैं। जैसे भारत में मात्र 34 लाख करोड़ रुपया करेंसी है बस, लेकिन बैंकों ने लगभग 170 लाख करोड़ रुपया कर्ज पर दे दिया। तो बाकी के पैसे कहाँ हैं भाई? सब हवा में है, सब फ्रॉड है। हम जानते हैं कि बैंक जितना पैसा छापती है उतने का सोना रखती है। तो बैंकों के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 800 टन सोना है, यानी कि लगभग आज के हिसाब से 5 लाख करोड़ रुपया का सोना है। यानी कि 170 और -5 यानी 165 लाख करोड़ रुपया तो फर्जी है। यही जनता को बतानी है, ये फर्जी है। और ये कैसे आएगी बैंकों के पास? आपके जमीन कुर्की करने के पास आएगी, आपके घर मकान द्वार डंगरा जो भी है सब पर वो कब्जा करने के पास आएगी, ताकि आप भिखारी हो जाएं। वो ऐसा ही बनाना चाहते हैं। कैसा? जैसे हम पशुओं को उनके गले में फंदा लगा करके और खूंटा से बांध करके रखते हैं, ठीक है? गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, घोड़ा हो, गधा हो, उसी तरीका से भेड़ बकरी समझते हैं ये बैंकर्स हम लोगों को, और गले में फसरी डालना चाहते हैं। और ये गले में फसरी ही है ये अपार आईडी कार्ड, ये गले में फसरी है डिजिटल करेंसी कार्ड, और ये गले में फसरी ही है जिसके माध्यम से आप आधार कार्ड बना चुके हैं। ये गले में फंदा ही है। यानी कि एक आधार कार्ड को अबरी बार अगर लॉकडाउन लगाएंगे नकली महामारी लाकर, तो वो क्या करेंगे? सिर्फ ये जो फंदा है, माने आधार कार्ड होगा या अपार आईडी कार्ड होगा, इसको सिर्फ उसको ब्लॉक करना होगा। जैसे ही आपका आधार कार्ड ब्लॉक होगा तो क्या होगा? सबसे पहले आपका मोबाइल ही बंद हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल का सिम आपके आधार कार्ड से चलता है। दूसरा क्या होगा? आपका बिजली बिल, बिजली आपके घर से चली जाएगी। आपका पानी का बिल, पानी का जो कनेक्शन आप लेके रखे हैं वो खत्म हो जाएगी। आपका आधार कार्ड जैसे ही जाएगा तो आपका बैंक अकाउंट का खाता बंद हो जाएगा, तो आप कैश निकाल नहीं पाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप बाहर जाते हैं तो एटीएम कार्ड आपका बंद है, क्रेडिट कार्ड आपका बंद है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आपको देशद्रोही घोषित करके आपको क्या कर दिया जाएगा? डायरेक्ट शूट एंड आउट का मर्डर करने का आदेश दे दिया जाएगा। ऐसा ये कुछ करना चाहते हैं। तो ये क्यों करना चाहते हैं? इसीलिए करना चाहते हैं कि ये बैंकर्स, हमेशा एक ही बात मेरा याद रखो, जनता सरकार मोर्चा का सब बात याद रखो, मेरा एक बात याद रखो कि ये जो बैंकर्स हैं मुट्ठी भर वो मनुष्यों का मांस खाते हैं, मनुष्यों का खून पीते हैं। और हम लोगों को यानी मनुष्यों को मांस खिलाना सिखा दिए कि देखो बकरी का मांस ऐसे खाया जाता है, भेड़ का मांस ऐसे खाया जाता है, गाय का मांस ऐसे खाया जाता है। और वो मनुष्यों का मांस खाते हैं, मनुष्यों का रक्त पीते हैं। तो आप बोलोगे कि अभी क्या खा रहे होंगे? अभी भी खाते हैं। कैसे? पूरी दुनिया में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को अगवा किया जाता है। वो अगवा क्यों, कैसे होते हैं? वो यही गुप्त संगठन ही करवाती है। और क्यों करवाती है? एडिनोकॉम सोसाइटी, एडिनो नाम की रसायन रक्त में ही बनती है, ब्लड में ही बनती है। और बच्चों के शरीर में, क्योंकि बच्चों का शरीर ग्रोथ होता है, तो उसके रक्त में ज्यादा से ज्यादा रसायन ये बनता है। कैसे? डराने पर, धमकाने पर, जिसको जितना ज्यादा भय शरीर में होगा उतना ही एडिनोकॉम ज्यादा बनेगा। और जब एडिनोकॉम ज्यादा बनेगा और रक्त उसमें से निकाला जाएगा, और ये बोलते हैं कि शैतान, जब हम लोग पीते हैं इसको तो एडिनो रसायन जब जाता है जब शरीर के अंदर, तो ये बोलते हैं कि सेक्स करने का ज्यादा पावर आती है। दूसरे नंबर में बोलता है कि बुढ़ापा कभी नहीं आती है। और तीसरे नंबर में बोलती है कि शरीर में वीर्य का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बनता है। आपको पता है कि जब व्यक्ति मरने लगता है, आखिरी अवस्था आती है, तो क्या होता है? इसमें झुर्रियां पड़ने लगती हैं, मसल्स लटकने लगते हैं। क्यों? उसमें वीर्य की कमी होने लगती है। आपको पता होना चाहिए कि जो वीर्य जो बनता है
उन इन मसल्स में ही बनता है, यानी स्किन में ही वीर बनता है, उसमें जमा रहता है और एक दिन में 5 ml तक शरीर को बनाने का क्षमता है। तो शरीर में ये वीर अधिक से अधिक बने रहे तो हम हमेशा जवान रहें, ज्यादा से ज्यादा सेक्स कर पाए। क्यों? क्योंकि ये बैंकर्स जो है नास्तिक होते हैं, और नास्तिक कौन होता है? जो ये समझता है कि दुनिया ईश्वर तो होता ही नहीं है, आत्मा तो होता ही नहीं है, कुछ भी होता है तो सिर्फ शरीर होता है और इंद्रिय होती है। तो शरीर और इंद्रियों का सुख प्राप्त करने के लिए कुछ भी करो वो सब वैध है, बस यही मनुष्य का परम लक्ष्य है। तो शरीर का सुख भोगने के लिए सेक्स करना जरूरी है, और सेक्स करने के लिए एडिनो रसायन जरूरी है, क्योंकि एडिनो रसायन ज्यादा शरीर में रहेगा तो बुढ़ापा नहीं आने देगा, झुर्रियां नहीं पड़ने देगा और वीर्य अधिक से अधिक शरीर में बनेगा। तो ये रक्त से ही आएगा, तो वो रक्त पीते हैं। तो किसी ने कहा कि ठीक है, मांस को तो समझ में आ गया, तो बोले कि ठीक है, जब बच्चों को अगवा हुआ 2 करोड़ लोगों बच्चों का, तो उससे रक्त नहीं निकला क्या? तो रक्त भी निकला, ठीक है। तो बोलता है कि आवश्यक जो सदस्य उसमें जुड़ते जाते होंगे वो क्या करते होंगे? वो कहते हैं कि उनका जो पैदा करके हम ही लोग खून उनके पास पहुंचाते हैं। ध्यान से सुनिए कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में रक्तदान हो रहा है, रक्तदान महादान, ऐसा नारा लगाया जा रहा है। लेकिन हम रक्त क्यों दान करें? रक्त हम किसके लिए दान करें, ये आपको समझना पड़ेगा। रक्तदान जो हम करते हैं उन शैतानों को जीवित रखने के लिए ही रक्तदान करते हैं। क्यों? रक्तदान जिस दिन इस देश से या दुनिया में बंद हो जाएगा रक्तदान देना, उसी दिन ये जो शैतान है पूरी दुनिया को लॉकडाउन में फंसा देंगे और हमें पशुओं की तरह जीने के लिए छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अभी उनको हम लोग ब्लड दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? जैसे मैं सहार ब्लॉक का हूं, आपको पता होगा, ये बिहार में पड़ता है। अब सहार ब्लॉक का एक कहानी बताता हूं। एक आरएसएस में काम करने वाले बहुत सारे कार्यकर्ता जाकर रक्तदान कर रहे हैं। कहाँ? सहार ब्लॉक में। तो जब मैं जा रहा था तो एक से पूछ लिया, एक लड़के से, कि ये बताओ कि कहाँ गए थे, ये हाथों में ऐसे क्यों लगाए हो? तो बोला कि अभी रक्तदान करके आए हैं जी, कि मेरे हाथ से रक्त निकल रहा है तो मैं इसको रुआ से ऐसे दबा के रखा हूँ। उनका अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। कितना ग्राम दिए? तो बोला 450 ml दिए। बोला अच्छा 450 ml दे दिए? हाँ। तो मैंने कहा कि भाई ये क्यों दे दिए? तो बोला कि बस संस्था लगी हुई है, आरएसएस का मैं मेंबर हूँ, मुझे बोला गया है, मुझे अच्छा लगता है दान करना, मैंने दे दिया। रक्तदान लीजिए महादान। बोले बस इतना ही पता है। तो बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा आपकी बात है, आप जो पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। मैंने पूछा कि आप जो रक्तदान करके आए हो ये शैतानों के लिए दान करके आए हो, ये नर पिचासों के लिए दान करके आए हो, इसका वही उपयोग होगा, आपको पता नहीं है? तो बोला कि हाँ। आश्चर्य नजरों से देखा और पूछा कि ये कैसे? बोला इसलिए कि आप बताइए कि एक ब्लॉक सहार में एक लगा हुआ है कैंप, क्या आप बता सकते हैं कि आपके पूरे ब्लॉक में कितने कैंप लगे होंगे? तो बोल रहा है कि भाई जितने भी गांव हैं उन सारी गांवों में लगा हुआ है कैंप, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस गांव में, ये लगा ही रहता है कैंप। बोले कि अच्छा ठीक है, तो अच्छा ये बताओ सिर्फ आज का डाटा दो कि आज कितना ब्लड आया इस ब्लॉक में। तो बोला कि भैया कम से कम 42 बोतल तो आया है। पूरे ब्लॉक में जितने भी गांव अपन आते हैं उस वहां से इकट्ठा होकर आया है, और लगभग 40-42 से ऊपर होंगे। तो मैंने कहा कि 40-42 से ऊपर होंगे, तो मान लीजिए कि 42 बोतल मैंने लिखा, और एक बोतल का क्वांटिटी क्या है? उसने कहा कि 500 ml। मैंने कहा ठीक है जी, एक ब्लॉक में 42 बोतल यानी 21 लीटर मैं मान के चलता हूं। मैंने कहा मैं मानकर 20 लीटर चलता हूं कि एक ब्लॉक में 20 लीटर आया। मैंने हाँ जी 20 लीटर आया। मैंने कहा ठीक है, पूरे जिला में कितना लीटर आया होगा ब्लड? तो उसने कहा कि जब एक ब्लॉक में 20 लीटर मतलब ब्लड इकट्ठा हुआ
तो हमारे जिले में 14 ब्लॉक हैं, तो 14 गुना 20 यानी कि 280 लीटर, यानी एक जिला में 280 लीटर ये ब्लड इकट्ठा हुआ होगा। बोले कि ठीक है जी। हम बोले कि पूरे बिहार में कितना ब्लड इकट्ठा हुआ होगा, तो उसने बताया कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैं तुमको बताता हूँ। एक जिला में अगर 280 लीटर खून इकट्ठा होता है तो पूरे बिहार में 534 ब्लॉक है। पूरे बिहार में 534 ब्लॉक है और एक ब्लॉक में 20 लीटर ब्लड इकट्ठा होता है, तो 20 लीटर गुना 534 यानी 10,680 लीटर, यानी पूरे बिहार में जो ब्लड इकट्ठा हुआ 10,680 लीटर हुआ। बोला कि पूरे बिहार से इतना? बोले कि अभी और सुनो, एक राज्य नहीं है पूरे भारत में, केंद्र से शासित अगर राज्य मिला दोगे तो 35 राज्य बनते हैं। तो समझो कि ये कैंप पूरे देश में लग रहा है तो कितने लीटर खून इकट्ठा हो रहा है, यानी कि 35 राज्य हैं, तो मैं 10,000 लीटर मान के चलता हूं, बिहार से आया तो 10,000 गुना 35, ठीक है, ये बनता है 3,50,000 लीटर। एक कैलकुलेशन उसको मैंने बताया। दूसरा कैलकुलेशन बताया उसको कि मान के चलो कि भोजपुर में 14 ब्लॉक है और एक ब्लॉक में 20 लीटर ब्लड इकट्ठा होता है, तो 20 गुना 14 बराबर 280 लीटर एक जिला से आता है, ठीक है। तो ऐसे ही बिहार में 38 जिला है, तो 38 जिला गुना 280 बराबर 10,640 लीटर, वो भी लगभग इतना ही आ रहा है। और पूरे राज्य को मिला दीजिए 35 गो राज्य को, तो गुना 35 बराबर 3,72,000 लीटर। मान के चलिए 3.5 लाख लीटर ब्लड इकट्ठा हुआ पूरे भारत में, और ये तो सिर्फ और सिर्फ एक महीना में इकट्ठा हुआ। एक महीना में इकट्ठा हुआ। अगर साल का अगर इकट्ठा कर देंगे तो गुना 12 यानी कि करेंगे तो 44,68,800 लीटर ब्लड इकट्ठा हो रहा है। 44,68,800 लीटर इकट्ठा हो रहा है। क्या इतना जरूरत है क्या? देखिए, ब्लड मात्र 3 ही जगह जरूरत होता है इंसान को। पहली वो जगह है जब कहीं एक्सीडेंट हो जाए और सर से ब्लड इतना निकल जाए या फिर मांसपेशियों से यानी शरीर से इतना ब्लड गिर जाए तो आदमी को जान बचाने के लिए ब्लड की जरूरत है, वहां पर एक्सीडेंट केस में पहला नंबर। दूसरा नंबर जरूरत है कि अगर किसी को ब्लड कैंसर हो गया है तो वहां पर ब्लड ट्रांसप्लांट की जाती है, तो वहां पर जरूरत है। और तीसरा जरूरत है कहां? तीसरा जरूरत है जिसका किडनी खराब हो गया है तो वहां पर डायलिसिस होता है, और जब डायलिसिस सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तब दूसरा ब्लड चढ़ाई जाती है। 3 ही केस, और 3 केसों में से 2 केस तो मैं ऐसे ही डिसमिस करता हूं। कैसे डिसमिस करता हूं ये जानिए। जो एक्सीडेंट हुआ और जो शरीर से ब्लड निकला उसको तो ब्लड की जरूरत है, ठीक है, लेकिन जिसको कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर, और वो अगर दूसरा ब्लड चढ़ाने के लिए अगर कर रहा है, ये टोटली फ्रॉड है। फ्रॉड इसलिए क्योंकि एलोपैथ में ये रक्त चढ़ाने की विधि है, एलोपैथ में, अंग्रेजी सिस्टम में है, लेकिन एलोपैथ में यह गारंटी है कि एक बार आपको कैंसर हो गया, और एलोपैथ में बैटरी खत्म हो रहा है तो जल्दी आपको इस बात बता देता हूं, 1% 2% बचा हुआ है। तो जैसे ही ये तो मैंने कहा कि जैसे ही ये ब्लड कैंसर आपको हुआ तो अंग्रेजी में ऐसा कोई भी दावा नहीं है जो आपको ब्लड कैंसर से बचाएगा या किसी भी तरह के कैंसर से आपको बचाएगा। मरना तय है, और उसका ड्यूरेशन है 7 साल, यानी 7 साल से अधिक आप जी नहीं सकते अगर एलोपैथ दवा खाते हैं तो ये एक फ्रॉड है जो आपके साथ की जा रही है कि कैंसर का इलाज होता है आपको एलोपैथ में। दूसरा चीज, किडनी अगर खराब आपको हो गया तो एलोपैथ में ऐसा कोई दवा नहीं है जो आपको किडनी को सही कर दे। डायलिसिस ही एक ऐसा उसका उपाय है, लेकिन
आयुर्वेद में है और नेचुरोपैथ में है, लेकिन बोल नहीं सकते। अगर मैं बोलूंगा तो ड्रग एक्ट 1954 के तहत मुझे जेल में भेज दिया जाएगा। इसी के लिए लड़ाई हमें लड़ना है और हम लोग लड़ रहे हैं। तो ब्लड की जरूरत तो ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये 44 लाख लीटर हर साल, ये क्या होता है आपके देश में? अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट होने के बाद में उसको ब्लड की जरूरत पड़े, चाहे आपके भाई ही क्यों ना हो, आपके सहपाठी ही क्यों ना हो, आपके चाहे रिश्तेदार हो चाहे ना हो, अगर आप ब्लड लेने के लिए ब्लड बैंक में जाते हैं तो वही मिलते हैं आपको 400 रुपए लीटर। वही आपको मिलते हैं ब्लैक में 700 रुपए लीटर, कहीं 800 रुपए लीटर आपको खरीदना पड़ता है ब्लैक में। कहीं कहीं नहीं मिलता है तो दूसरे राज्य से भी मंगाना पड़ता है, दूसरे शहर से भी मंगाना पड़ता है। तो जब इतने लीटर 44 लाख लीटर जब ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो ये तो फ्री में मिलना चाहिए, क्योंकि आपने फ्री में दिया था। आप रक्तदान करते समय आप उस संगठन से ये सर्टिफिकेट नहीं लिया था कि मैं जो रक्त दे रहा हूं ये फ्री में दे रहा हूं, तो जिसको भी एक्सीडेंट होगा उसको भी ये फ्री में रक्त मिलना चाहिए। ये आप सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं और नहीं उससे बोलते हैं, इसीलिए आपको चूसा जाता है। और दूसरे नंबर की अगर आपको बात बताऊं कि सरकार से आप पूछते नहीं है कि एक साल में तुम्हारे पास ब्लड बैंक में कितने ब्लड जमा हो गए हैं, और एक ब्लड जो ग्रुप होते हैं उसमें कौन से ग्रुप में कितना लीटर एक साल में सरकार के पास जमा हो गया है और कहां कहां पर ब्लड बैंक है, ये आप नहीं पूछते हैं। और ये भी नहीं पूछते हैं कि जो ब्लड बैंक में जो भी ब्लड रखा हुआ है वो फ्री में क्यों आप नहीं दे रहे हैं। ये सरकार को आपको पूछना चाहिए था कि हम लोग तो ब्लड फ्री में दे रहे हैं, फिर ये फ्री में क्यों नहीं मिलता है लोगों को। सरकार को एक डिजिटल स्क्रीन रखना चाहिए ब्लड बैंक जहां पर भी है, और उसमें यह लिखना चाहिए कि सरकार के पास लोगों ने इतना ब्लड एक साल में डोनेट किया और ब्लड बैंक ने इतना लीटर खर्च कर दिया भारत के लोगों पर या दुनिया के लोगों पर खर्च कर दिया। ऐसा एक डिजिटल वहां पर स्क्रीन होना चाहिए और लिखा होना चाहिए। तो मान के चलिए ये ब्लड जाते कहाँ हैं? वहीं जाते हैं बैंकर्स के पास, वहीं जाते हैं नर पिचासों के पास। आज से ब्लड देना बंद कर दीजिए और इसका हिसाब मांगिए सरकार से कि आप जिला जो है, जिला कलेक्टर जो है उससे आप हिसाब मांगिए कि एक साल में कितना ब्लड हमारे जिला में इकट्ठा हुआ और कितना आपने खर्च कर दिया। ठीक है, इसका हिसाब मांगना आपको बहुत जरूरी है। तो ये बैंकर्स के पास ये ब्लड अभी जा रहे हैं तो इनको आवश्यकता नहीं है आपके ब्लडों का, इसलिए आपको जीवित थोड़ा बहुत करके रखे हुए हैं। लेकिन जिस दिन आप रक्त देना बंद कर देंगे, यकीन मानिए उसी समय वो लोग षड्यंत्र करेंगे, लॉकडाउन आएगी। वैसे भी 2025 में लॉकडाउन आएगी। अबरी बार जो लॉकडाउन आएगी और जितने भी क्रांतिकारी हैं हमारे जैसे आपके जैसे, वो सबको ट्रैक किया जाएगा और ट्रैक करने के बाद सिर्फ एक ही काम की जाएगी, उनके आधार कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और उनको ट्रैक कर दिया जाएगा। ये सब सारा चीज आने वाली है। RF चिप ID आने वाली है, लगने वाली है। माइंड चिप लगने वाली है 2026 से आज भी मतलब 2026 से ये पूर्ण रूप से ऐसे ही लागू करेंगे जैसे अपार ID कार्ड के लिए ये लोग बोल रहे हैं। तो फिर भी अंत में मैं ये बोल रहा हूँ, बैटरी खत्म होने वाली है, कि अपार ID कार्ड स्वैच्छिक है। जैसे वैक्सीन स्वैच्छिक था उसी तरीका से अपार ID कार्ड भी स्वैच्छिक था। लेकिन आपको पता है कि ये शैतान इतने हैं कि वैक्सीन स्वैच्छिक होने के बाद भी जबरदस्ती पुलिस द्वारा ये वैक्सीन लगवाया गया और स्कूलों में बच्चों को लगवाया गया जबरदस्ती कि आप वैक्सीन नहीं लगाओगे तो आपको यात्रा नहीं करने देंगे, आप वैक्सीन नहीं लगाओगे तो आपको ये रेलवे में टिकट नहीं मिलेगी, वायुयान पे नहीं चढ़ सकते हो, आप बस का टिकट आपको नहीं मिलेगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सब कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे ही अपार ID कार्ड के लिए भी आपको परेशान की जाएगी कि जब तक आप अपार ID कार्ड नहीं बनाएंगे तब को आपको नौकरी नहीं मिलेगी।
जब तक आप आपार आईडी कार्ड नहीं बनाओगे तब तक आपको कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा। जब तक आपार आईडी कार्ड नहीं बनाओगे तब तक आप 8वीं से 9वीं में नहीं जा सकते हैं, 10वीं से 11वीं में नहीं जा सकते हैं। ऐसा आप पर दबाव बनाया जाएगा कि जब तक माता पिता उस कंसेंट लेटर पे आप साइन करके नहीं दोगे तब तक बच्चों का एडमिशन स्कूल में नहीं होगा। वैसे भी आपको पता है कि हरियाणा में ये नियम बन चुका है कि अगर सरकारी स्कूल में अगर बच्चों का आप एडमिशन करवाते हैं तो 500 रुपये आपको महीने देना पड़ेगा, और अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो 1100 रुपया सरकार आपको देगी। ये नियम बन चुका है, ये पालन भी किया जा रहा है। यानी कि टोटली आपके शिक्षा तंत्र को ये बिगाड़ने का पूरा खेल चल रहा है, आपके बच्चों को गुलाम बनाने का साजिश कर रहा है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कह चुका है, कितनी बार वेबसाइट पे डाल चुका है कि हम 2030 तक एक ऐसा दुनिया बना देंगे और उस दुनिया में कोई भी किसी पर किसी का अधिकार नहीं होगा। तो जैसे ही बच्चे का आप आपार आईडी कार्ड बनवा देंगे तो आपका पूरा अधिकार खत्म हो जाएगा बच्चे पर। बच्चे को चाहे वो स्कूल वाले वैक्सीन दे दें, आप रोक नहीं सकते। बच्चे को चाहे किसी भी तरीका का गोली खिला दे, कुछ भी कर दे, आप रोक नहीं सकते। आपका पूरा अधिकार पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। तो ये आपार आईडी कार्ड के बारे में आपको कुछ और बातें बतानी थी, लेकिन बैटरी खत्म हो रहा है। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगला वीडियो मेरा उसी मुद्दे पर होगा जो आप सवाल आप करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और आप सभी इस बातें को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप फैलाने का कृपा करें। और सत्य सनातन भारतीय संविधान जो मैंने 8 साल के परिश्रम से बनाया है भारत के संविधान को, उसको एक बार आप लोग जरूर पढ़ें। इतना ही कहकर हर हर महादेव, वंदे मातरम। आप सभी का आज का दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ हर हर महादेव।